हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम एक नए चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। ये क्लास 9 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि फूड रिसोर्सेस का जो प्रोडक्शन है उसका हम इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो कर रही है तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है फूड की वो बढ़ रही है। तो हमें कुछ ना कुछ जो नॉर्मल पेस जो है वो ग्रो क्रॉप प्रोडक्शन का या क्रॉप ग्रोथ का, अगर हम उसी हिसाब से अगर चीजें चलती रही या क्रॉप प्रोडक्शन होता रहा तो वो हमारी जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाएगी। तो हम कैसे कौन से टेक्निक यूज करें कि हम उसकी क्वालिटी के साथ उसकी क्वांटिटी को भी इंक्रीज करें। तो इस टॉपिक में हम उन्हीं सारे मेथड्स को टेक्निक को जानेंगे जिससे कि हम इम्प्रूवमेंट कर सके फूड रिसोर्सेस में। तो बहुत सारे ऐसे रेवोल्यूशन हैं जो फूड की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए किए गए। जैसे कि सबसे पहला जो रेवोल्यूशन हुआ वो फूड ग्रेन प्रोडक्शन के लिए हुआ और उसको ग्रीन रेवोल्यूशन कहा गया। और फादर जो है ग्रीन रेवोल्यूशन के इंडिया में वो मिस्टर एम एस स्वामीनाथन है। तो इस रेवोल्यूशन से क्या हुआ, ग्रेन वीट का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हुआ। उसके बाद और भी ऐसे रेवोल्यूशन चलाए गए जिससे और भी चीजों का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। जैसे कि ब्लू रेवोल्यूशन जिसमें कि फिश का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। व्हाइट रेवोल्यूशन जब चलाया गया तो उससे मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। येलो रेवोल्यूशन ऑयल प्रोडक्शन इंक्रीजमेंट के लिए। और गोल्डन रेवोल्यूशन रिलेटेड टू इंक्रीज इन पल्स प्रोडक्शन। तो ये सारी रेवोल्यूशन है और ये किससे रिलेटेड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब आपको याद करना है। तो आप वन बाय वन सबको याद करेंगे। ग्रीन रेवोल्यूशन फॉर इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। ब्लू ब्लू टर्म, आप जब पानी को देखते हो ना तो आपको ब्लू दिखता है ना, तो उसी से रिलेटेड है। और फिर उसमें आप पानी में क्या आपको मिलेगा, जो एक्वेटिक एनिमल में मोस्ट पॉपुलर एक्वेटिक एनिमल फिश, तो इसीलिए ब्लू रिलेटेड टू फिश प्रोडक्शन। व्हाइट मिल्क आपको व्हाइट दिख रहा है तो व्हाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्शन। ऑयल येलो इन कलर, तो ऑयल प्रोडक्शन के लिए येलो रेवोल्यूशन चलाया गया। और पल्सेस के लिए गोल्डन रेवोल्यूशन चलाया गया, पल्स प्रोडक्शन के इंक्रीमेंट के लिए। नेक्स्ट टॉपिक जो आप है आपके बुक में वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप। तो क्रॉप जो है वो डिफरेंट टाइप्स में हम लोगों ने डिवाइड किया है। न्यूट्रिएंट्स के बेसिस पे क्रॉप को डिवाइड किया गया है। सीजन ऑफ ग्रोथ के बेसिस पे कि कौन से सीजन में वो ग्रो कर रहे हैं उसके बेसिस पे डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये दो मेजर कैटेगरी है डिवीजन की। तो न्यूट्रिएंट के बेसिस पे हम क्रॉप को 7 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल यील्डिंग प्लांट, वेजिटेबल, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स। फिफ्थ है फाइबर यील्डिंग प्लांट। सिक्स्थ है बेवरेजेस और सेवंथ है फॉडर क्रॉप। तो जितने भी सीरियल्स होते हैं उनमें हाई अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है, प्रोवाइड एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट हमें क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब सीरियल्स के एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे कि वीट है, मेज है, राइस है, बार्ले है, राई है, ओट्स है, सोरगम है, ये सब क्या है, सीरियल्स है। अगर इनको हम कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, तो हमें इनसे क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा।
और कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देगा, एनर्जी देगा। फिर पल्सेस की अगर हम बात करें तो पल्सेस जो है वो रिच होता है प्रोटीन में। और एग्जाम्पल में ग्राम यानी चना, ब्लैक ग्राम उड़द, ग्रीन ग्राम मूंग, पिजन ग्राम अरहर जिसको हम चिकपी भी कहते हैं, लेंटिल मसूर, ये सब दाल है, पल्सेस मीन्स दाल, ठीक है। और ये इनमें क्या सबसे ज्यादा होता है, प्रोटीन ज्यादा होता है, प्रोटीन रिच होते हैं। ओके। ऑयल यील्डिंग प्लांट, ऑयल यील्डिंग प्लांट हमें फैटी एसिड यानी फैट प्रोवाइड करेगा। इसमें क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या है, ग्राउंडनट, ग्राउंडनट से भी हम ऑयल निकाल सकते हैं, कैस्टर ऑयल भी मिलता है, कॉटन, सनफ्लावर, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड, सीसम, लिंसीड, नाइगर, इन सब से हम क्या ऑयल ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये सारे प्लांट जो है वो क्या हुए, हमारे ऑयल यील्डिंग प्लांट हुए। वेजिटेबल स्पाइसेस फ्रूट की अगर हम बात करें तो ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, ये हमें विटामिन मिनरल्स, स्मॉल क्वांटिटी में प्रोटीन भी प्रोवाइड करते हैं, कार्बोहाइड्रेट और ऑयल भी होते हैं। स्पाइसेस में जैसे कि जिंजर, टर्मरिक, क्लोव, पेपर, फेनल, कोरिएंडर, क्यूमिन, ये सारे क्या है, स्पाइसेस। फाइबर यील्डिंग प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जो फाइबर प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि कॉटन फाइबर यूज किया जाता है कपड़े बनाने के लिए, और जूट फाइबर का यूज होता है रोप बनाने के लिए, और जूट बैग्स बनाने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट कैटेगरी है बेवरेजेस। बेवरेजेस जो है वो इनका क्या होता है, ये इन न्यूट्रिटिव वैल्यू तो इनमें कम होती है, लेकिन ये स्टिमुलेटिंग इफेक्ट करते हैं, यानी एज ए स्टिमुलेंट काम करते हैं। अब स्टिमुलेंट क्या है, स्टिमुलेंट ड्रग की वो कैटेगरी है जो कि मैसेज जो ट्रैवलिंग है बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी उसकी स्पीड को बढ़ाती है, स्टिमुलेट करती है, मतलब बढ़ाना। तो मैसेज ट्रांसफर होने का जो स्पीड है ना, ट्रैवल करने का जो स्पीड है उसको बढ़ा देती है। तो ये किसकी तरह काम करती है, एज ए स्टिमुलेटिंग एजेंट की तरह काम करती है। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, टी एंड कॉफी। ऐसा लगता है ना, टी चाय पीने के बाद हम काम थोड़ा तेजी से करने लगे हैं। जब आप बहुत थक जाते हो तो आप क्या लेते हो, आप चाय पीना पसंद करते हो या कॉफी पीना पसंद करते हो। तो ये किसकी तरह काम करते हैं, एक स्टिमुलेंट की तरह काम करता है। नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो है फॉडर क्रॉप की। फॉडर क्रॉप में वो क्रॉप आएंगे जो कि हम एनिमल्स को फीड करने के लिए, लाइव स्टॉक को फीड करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि बरसीम, सुडन ग्रास, ओट ग्रासेस, साइनिडॉन, ये सारे आपके क्या होंगे, फॉडर क्रॉप होंगे। नेक्स्ट जो हम क्रॉप को डिवाइड करते हैं वो किसके बेसिस पे, सीजन के बेसिस पे। तो अगर हम ब्रॉड देखें तो ब्रॉडली हम क्रॉप को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, खारिफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। तो खारिफ क्रॉप वो क्रॉप होता है जो हम रेनी सीजन में ग्रो करते हैं, यानी कब ग्रो करेंगे, जून जुलाई में लगभग। और उसका हार्वेस्टिंग टाइम कब क्या होगा, अक्टूबर तक होगा। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि पैडी, धान की खेती, सोयाबीन, अरहर, मेज, कॉटन, उड़द, मूंग, ये सब क्या है, खरीफ क्रॉप है। यानी इनको शो करने का टाइमिंग क्या है, जून, और हार्वेस्ट करने का टाइमिंग क्या है, अक्टूबर। हाँ, नेक्स्ट है रबी क्रॉप। तो रबी क्रॉप ग्रो हम कब करते हैं, नवंबर में ग्रो करते हैं, और इनका हार्वेस्टिंग टाइम क्या होता है, अप टू अप्रैल में हम इनको हार्वेस्ट करते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे कि बीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिंसीड, और इनको हम समर सीजन क्रॉप भी कहते हैं। ओके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। डिफरेंस पूछे जाते हैं एग्जाम्पल के साथ, तो इसको आप कोशिश करिएगा कि एग्जाम्पल के साथ याद रखें। ओके। सॉरी, ये जो रबी है ना, ये विंटर सीजन क्रॉप होगा, ये गलती से प्रिंट हो गया है समर सीजन, तो यहाँ पर क्या होगा, विंटर सीजन क्रॉप। Since from 1960 to 2004, the total crop production has been increased by 4 times, whereas only 25% increase in cultivated land has been seen. This can be made possible due to, तो जो ये इंक्रीमेंट हुआ फूड प्रोडक्शन का,
आप देख रहे हो ना, 4 टाइम्स इंक्रीमेंट हुआ 1960 से 2004 के बीच में। तो ये पॉसिबल कैसे हुआ? इसके लिए क्या करना पड़ा? गुड एंड हेल्दी क्वालिटी की सीड चूज करनी पड़ी प्रोडक्शन के लिए। क्रॉप को प्रॉपर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किया गया, और ग्रोइंग के टाइम पे उसको प्रोडक्शन प्रोवाइड की गई, और हार्वेस्टिंग के बाद भी उसको अच्छे से प्रॉपर ढंग से स्टोर किया गया। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स जो थे वो करने पड़े, जिससे कि जो प्रोडक्शन है क्रॉप का वो क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ा हम लोगों को? गुड क्वालिटी, हेल्दी हेल्दी क्वालिटी की सीड चूज करनी पड़ी, प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट क्रॉप को प्रोवाइड करना पड़ा, और प्रोडक्शन करना पड़ा। ग्रोइंग के टाइम पे भी, जब क्रॉप ग्रो हो रहा था उस टाइम पे भी प्रोडक्शन करना पड़ा, और स्टोरेज के टाइम पे भी, हार्वेस्टिंग के बाद स्टोरेज के टाइम पे भी हमें क्या करना पड़ा? केयर करना पड़ा, इसको स्टोर अच्छे से करना पड़ा, तब हमें इतना इंक्रीमेंट देखने को मिला है। ठीक है, टू ऑब्टेन हायर यील्ड फ्रॉम फार्मलैंड फॉलोइंग 3 सिस्टम आर बीइंग यूज्ड। तो हाई यील्ड करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ा? क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट करनी पड़ी, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट करना पड़ा, और क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट करना पड़ा। सबसे पहले हम जो क्रॉप सीड यूज कर रहे हैं उसकी वैरायटी, हमें इम्प्रूव्ड वैरायटी यूज करनी चाहिए। फिर प्रोडक्शन के टाइम में हमें, जो क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है उस टाइम में हमें मैनेजमेंट का ख्याल रखना होगा कि जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो पा रही है या नहीं। उसके बाद प्रोडक्शन, हमें प्रोटेक्ट भी करना पड़ा कि उस पर कोई फंगल अटैक ना हो, या फिर कोई ऐसे एनिमल्स ना हो जो उसको डैमेज कर रहे हो। और हार्वेस्टिंग के बाद भी हमें स्टोरेज के टाइम पे भी बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स यूज करने पड़े कि जो लॉस हो वो कम से कम हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन तीनों जो पॉइंट्स हैं उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।